भूकंप ये वो शब्द है जिसे बोलते हुए डर लगता है, जिसे सुनते हुए डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब हम इसे महसूस करते हैं या फिर झेलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर में लगातार भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है। मंगलवार की शाम को 6.6 रिक्टर स्केल का एक बड़ा भूकंप आया और इसको लेकर के जो तमाम लोग अपने सोसाइटीज में, हाई राइज बिल्डिंग में खासतौर से रह रहे थे, वो लोग अपनी सोसाइटीज और बिल्डिंग से बाहर चले आए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर आरपी टंडन जी मौजूद है, भौतिक शास्त्री हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से भूकंप आने से पहले और बाद में किस तरीके से बचाव रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर लगातार देखा जाए तो 948 बार भूकंप के झटके 2022 में आए और कल जो मंगलवार को भूकंप आया 6.6 बड़ा भूकंप होता है जी। सर, किस तरीके की हम लोग सावधानी बरत सकते हैं भूकंप के आने के फौरन बाद? अगर झटके आ रहे हैं, भूकंप के लग रहे हैं, तेज हिल रहा है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो पहले आप ये जानिए कि हम लोग जो हैं एनसीआर में, दिल्ली में, नोएडा में, हम बड़े एक खतरनाक जोन में हैं। हम इसमें सिस्मिक 4 रीजन में हैं और नोएडा सिस्मिक 5 में है। तो इसका मतलब ये कि हम बड़े खतरनाक जोन में हैं। अब रही सवाल कि जैसे नोएडा में आप देख रहे हैं कितनी ऊंची इमारतें हैं, 20-20 मंजिल की इमारतें हैं, और गवाह है कि पिछले टर्की में भी आया है, सीरिया में भी आया है, और वहाँ कितना विनाश हुआ है। अब जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक अथॉरिटी वाले बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये जोन 5 के लिए बनी हुई है। अगर जोन 5 के लिए बनी हुई है तब तो शायद हम सुरक्षित हैं। अगर जोन 5 के हिसाब से नहीं बनी तो एक बड़ी त्रासदी का सबब बन सकता है। अब रही कि देखिए, भूकंप को हम प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, किसी वक्त भी आ सकता है, और भूकंप आने से पहले आवाज़ आती है। कुछ आपने सुना होगा, पहले आवाज़ आती है, जैसे बिजली चमकती है फिर आवाज़ आती है, ऐसे ही इसमें भी पहले आवाज़ आती है। तो उससे हमें ये तो पता लग जाता है कि भूकंप है। जब भूकंप हो तो हमें एक तो पहले पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, हम किसी दीवार, छत के नीचे मत खड़े हों। हम कोशिश करिए कि एक साइड में हो जाए, और बेहतर ये है कि आपके कमरे में कोई टेबल है या बेड भी है, उसके नीचे चले। अगर हमें भागने का मौका नहीं मिलता है, अगर तब तक अगर ज़्यादा तेज आ रहा है, जी हाँ, जी हाँ, भागने का मौका नहीं मिला, पर आप हाई राइज बिल्डिंग में कहाँ भागेंगे आप, और भागना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सबसे आपने देखा हुआ है, लिफ्ट में जाना तो बिल्कुल खतरनाक है, कहीं भी आग लग सकती है, कहीं भी कुछ हो सकता है। यानी लिफ्ट सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। सबसे ज़्यादा लिफ्ट असुरक्षित, तो इसलिए आपको वहाँ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 15-16 मंजिल पे आएंगे, कहीं आग भी लग सकती है, कहीं गैस भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने अपार्टमेंट में ही सुरक्षित रहना चाहिए, और टेबल के नीचे या चारपाई, मतलब जो बेड होता है उसके नीचे हो जाइए, छत से अलग हो जाइए, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपके ऊपर न सीधा करे। तो ये तो एक हिसाब। दूसरी, हमेशा हमें घर में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, अमूमन टॉर्च और ऐसा कुछ खाने पीने का सामान, हमेशा ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, जो फर्स्ट एड का सामान, किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे खतरनाक जोन में है जहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। ये चीज़ें रखनी चाहिए। और उसके बाद जैसे भूकंप आ गया तो आपको फिर अब खड़े होकर देखना, जब झटके निकल को, झटके बहुत आते हैं, आते रहते हैं, तो जब आपको लगे कि सुरक्षित हैं तो आप खड़े होकर उठिए, रेडियो देखिए, टीवी देखिए, क्या सावधानी गवर्नमेंट कह रही है, उस सावधानी के आप अकॉर्डिंग करिए। सर एक अहम चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या सीढ़ियाँ सुरक्षित हैं? सीढ़ियों से निकल करके खुले में बाहर की तरफ आना चाहिए? नहीं, खुले में तो आ जाइए तो बहुत अच्छी बात है, पर आप सीढ़ियों में, इतनी सीढ़ियाँ उतरने में रास्ते में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में, अच्छा सर, हाई राइज बिल्डिंग कितनी ज़्यादा रिस्क होती है? क्योंकि हमारे पीछे देखेंगे हम, करीब 32 मंजिला ऊंची इमारत है, ये हम लोग पूरे इमारतों से इस हाई राइज मैं आपको एक बात बताऊं, जी। जापान ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और हर वक्त आते रहते हैं भूकंप। पर अब कभी आपने सुना है कि 100 जापानी मर गए, 500 मर गए, 1000 मर गए? कभी सुना है? ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें इस तरह से डिजाइंड हैं, अर्थक्वेक प्रूफ है। अभी हमारे यहाँ भी BIS स्टैंडर्ड हैं, पर अब पता नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। आए दिन हम बिल्डरों के बारे में पढ़ते हैं। गुड़गांव में मैं अभी रहता हूँ, वहाँ चिंतल अपार्टमेंट के नाम आपने सबने पढ़ा, क्या क्या हुआ, खड़ा फ्लैट गिर गया थे वो। तो यहाँ भी बहुत बन रहे हैं। अब भगवान जाने के, इनकी सब ऑडिटिंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी वाले लोग भी बहुत सीरियसली काम नहीं करते। अभी तक ना ऐसा कभी सबब बना है कि इस तरह का भूकंप आए, पर मेरा ख्याल गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि इन सब स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए। सर भूकंप आने के दौरान क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, जब आने के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फ़ौरन चेक करना चाहिए जब भूकंप रुक जाता है? जी हाँ, देखिए, आप अपने अब फ्लैट को देखिए, कहीं क्रैक तो नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, कहीं पानी नहीं हो रहा, कहीं गैस नहीं लीक हो रही, इस तरह की बातें तो देखनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को चेक करिए, अपने रिश्तेदारों को चेक करिए, तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी चाहिए।
भूकंप के से बचाव के लिए सेफ सोसाइटीज़ की बात करें, जैसे ये एक पूरी सोसाइटी है, ये नोएडा की सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी है। पूरी तरफ से हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, 14 मंजिला ये पूरी सोसाइटी है और इसके बराबर में जो सोसाइटी है वो भी 31 मंजिला सोसाइटी है। तो सर भूकंप से बचाव के लिए इन सोसाइटीज़ या घर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें चेकलिस्ट के तौर पर हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए या फिर चेक करते रहना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले आपसे ये बताया, ये सोसाइटी है, देख लीजिए, अगर खुदा न खास्ता एक सोसाइटी भी अगर टावर भी गिने तो किसने के साथ ले मरेगा। तो एक सेफ जोन होना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन के हिसाब से सेफ्टी डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ये 2 टावर की हम बातचीत करें, अगर ये टावर हैं, भगवान ना करे अगर कुछ हो तो आप देखिए कितने लोगों को साथ, कितनी बिल्डिंगों के साथ वहाँ तक जाएगा इसका। तो इनका एक सेफ स्पेसिंग भी रखनी चाहिए। यानी जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिस्क है। और देखिए, लिफ्ट फेल हो गई तो इतने लोग कहाँ से आएंगे, 30 मंजिल से कहाँ से आएंगे, कोई किसी को चोट लग गई तो वो कहाँ जाएगा। तो हाई राइज बिल्डिंग उस हिसाब से बड़ी खतरनाक है। सर अवेयरनेस की बात की जाए कि भूकंप आने से पहले और बाद के क्या क्या अवेयरनेस होते हैं, पब्लिक में क्या उसको लेकर के हैं? मेरा ख्याल गवर्नमेंट को अब इन सोसाइटी में जाके लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं। उनको बताना पड़ेगा कि हम ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ की भूचाल कभी भी आ सकता, और वैज्ञानिकों ने इस एरिया के लिए खास तौर से कह रखा कि यहाँ कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए क्या करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, घर में टॉर्च होनी चाहिए, कुछ खाना ऐसा रखना चाहिए, बैंडेड होनी चाहिए, कुछ फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें घर में रखना चाहिए। सर कई बार क्या होता है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं और पता नहीं लगता, लेकिन सोसाइटीज़ में एक अलार्म होता है जो भूकंप आने पर उसको अपने आप बजना शुरू कर देता है। ये कितना अमूमन इन सोसाइटीज़ में होता है और कितना ज़रूरी है सर? देखिए, मुझे नहीं लगता ये होना तो चाहिए, और मुझे नहीं लगता किसी सोसाइटी में ऐसा अरेंजमेंट होगा। अगर होगा भी तो कितना मेंटेन होगा। आप छोटी सी बात लिख लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सब जगह लगे हुए हैं, एक बार क्लियरेंस हो जाती है उसके बाद कितना सोसाइटी में उसको भरा जाता है मुझे नहीं पता। वक्त पे आग लगने पे कितने ये काम करेंगे ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, ये काम नहीं करेंगे। ये अलार्म सिस्टम जो है ये जरूर होना चाहिए। मैंने जैसे आपको जापान का बात बताई, जापान में ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे, उनका तो हाई टेक्नोलॉजी बहुत हाई है ना। जैसे ये बिल्डिंग इधर झुकती है, जब भूकंप आया तो इधर झुकेगी, तो उनके बेसमेंट बनी हुई है, बेसमेंट में बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन लगी हुई है। सर एक बार बेसमेंट की तरफ ही चलते हैं। हाँ, चलिए। तो वो क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एकदम से बिल्डिंग को दूसरी तरफ खींच लेते हैं। तो बड़ी हाईटेक बिल्डिंग है। तो इस तरह के आज तक देखिए, वहाँ तो भूकंप आते रहते हैं पर वहाँ आज तक इस तरह की विनाश नहीं हुई है। लेकिन सर अमूमन क्या होता है कि लोग भूकंप आने के तुरंत बाद घरों के बाहर निकल आते हैं और काफी देर तक इंतजार करते हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। तो लगभग कितनी देर तक हमको इंतजार करना चाहिए? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूकंप के बारे में कोई जानता ही नहीं। और कितने ट्रेमर जिसको बोलते हैं, ट्रेमर्स कितने आए कोई नहीं कहता। अभी जो सीरिया और इधर आया है टर्की में, उसमें आफ्टर शॉक काफ़ी इंटेंसिटी थे, काफ़ी स्ट्रांग थे। जैसे वहाँ 7 था तो उसके बाद 6.8 के भी आते रहे हैं। तो वो आपको उसके बारे में नहीं आपको कुछ कह सकते। थोड़ी देर वेट करिए और जहाँ तक हो सके खुले में आ जाइए। पर पता नहीं आप रास्ते में और आफ्टर शॉक आ जाए तो ये कहना, ये तो भगवान भरोसे, इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि कब भूकंप आएगा और कब डाई आउट हो जाएगा। तो सर लिफ्ट आपने बताया सबसे खतरनाक, उसको बंद भी कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पर अब सवाल, अगर बिल्कुल बंद कर देंगे, कोई इमरजेंसी होगी तो फिर भी आपको चाहिए होगी। तो लिफ्ट तो बड़ी खतरनाक है। ये तो आपको सब जगह लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लिफ्ट मत जाइए, लिफ्ट मत। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके तेजी से बाहर आना चाहिए। और उन बिल्डिंग्स जैसे हाई राइज सोसाइटीज में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनसे भी दूर होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं 31 मंजिला है, अगर गिरती है, क्योंकि पत्थर भी अगर कुछ कंक्रीट गिरते हैं तो भी नुकसान दूर तक जाएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर स्पेस में जाना चाहिए जहाँ आसपास कोई इमारत नहीं है। कोई इमारत नहीं है। सर भूकंप से हम लोग और किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे भी होते हैं और निकलने में जब क्राउड एक साथ निकलता है उन्हीं सीढ़ियों पे तो भगदड़ जैसी स्थिति भी होती है? देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि पैनिक नहीं होना। आप देखिए, कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो आधे लोग तो पैनिक की वजह से मर जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। मैंने खुद जापान में मैंने सुना है और देखा भी है कि वहाँ जब आता है तो लोग बग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कोई घबराहट नहीं करते, क्योंकि आप घबराहट करेंगे तो आधे लोग तो वो स्टैम्पेड में मर जाएंगे। सर आपने सीस्मिक जोन की बात करी है, हम एक बार डिस्क्रिप्टिव समझना चाहते हैं, सीस्मिक जोन आखिर है क्या? देखिए, भूकंप आता क्यों है, ये देखिए, ये पृथ्वी बड़ी विशाल है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। बहुत, जैसे मेरे पैर के नीचे पे पृथ्वी पता कितनी है, 6000 किलोमीटर नीचे है जी। इतनी गहराई है जमीन की। उसमें 4 भाग होते हैं। ऊपर का हिस्सा तो जो आप देखते हैं जमीन है, ये 50 से 100 किलोमीटर होता है। उसके नीचे एक मेंटल का एरिया जिसको हम कहते हैं ना, वो होता करीबन 2500। उसके बाद कोर होती हैं, 2 कोर हैं,
एक इनर कोर, एक आउटर कोर। आउटर कोर में लिक्विड होता है और एलिमेंट्स होते हैं उसमें, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। अब होता क्या है, जो सबसे ऊपर की है जिसको क्रस्ट कहते हैं हम, जिस पे हम खड़े हैं, क्रस्ट के अंदर ना बहुत सी चट्टानें हैं, देखते हैं आप सब जगह चट्टानें हैं। तो ये चट्टानें बहुत लंबी लंबी भी होती हैं और ये चट्टानों के बीच में जैसे ऐसे है ना, ये एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर ऐसे स्लिप करती है, इसी को फॉल्ट जोन कहते हैं। अच्छा, ये तो स्लिप कर रही है, इसके पीछे का भाग फ्री है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी इसमें से, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और वही एनर्जी इसकी वजह से वोल्केनो भी आ सकते हैं, इसकी वजह से और भी एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। तो ये जो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे पे स्लिप करती हैं तो इसी को फॉल्ट जोन कहते हैं। और यहाँ का जो फॉल्ट जोन है, यहाँ से सोना तक जाता है, इसका फॉल्ट जोन आपके नोएडा से है, नोएडा से पास करता है, नोएडा जोन 5 में है, दिल्ली नोड्स 4 में है। यानी नोएडा ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इसका करें और आगे से उस हिसाब से बनाएं कि अर्थक्वेक प्रूफ हो। सर, लगातार बहुत तेजी से भूकंप आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसकी और क्या वजह है? नहीं, इसकी है वजह यही है कि हम 5 जोन में आ रहे हैं, हिमालयन है हमारा, हिमालयन का जितना भी एरिया। अब आप देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तरकाशी में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ ये विनाशकार वाला एरिया है, यहाँ विनाश होगा। पूरा हिमालयन बेल्ट जो है ना, अप टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ तक ये हम एक बड़े खतरनाक जोन में रह रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उधर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उधर से देखिए भूकंप आने का वजह एक ये भी है कि मैन मेड जो एक्टिविटी है ना, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम तमाम बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, हम किसी बात का करें। अब उत्तराखंड वगैरह में क्या हो रहा है, शिमला में जाइए क्या हाल हो रहा है, मकान पे मकान बने जा रहे हैं, जगह है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आदमी की जो एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल्ड है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें वो सभी संसाधन, सभी वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे नुकसान कम हो। देखिए साहब, सबसे अवेयरनेस तो अपनी जगह है ही है। सबसे पहले ये बिल्डिंग बाई लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। ये ऐसा हो ही क्यों, अगर बिल्डिंग बाई लॉ बड़े अच्छे हैं तो हमें इतना, आपके क्या करेंगे जब यहाँ भूकंप आ गया, आप ऊपर से बिल्डिंग है, आप क्या करेंगे, अवेयरनेस क्या करेंगे, और भूकंप क्या के तो आता नहीं। तो इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है कि हमारी बिल्डिंगें जो है ना, बाई लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हों, ईमानदारी से काम हो। बिल्डरों को अब आप रोज़ सुनते हैं नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर बेचारे लोग हाय हाय कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना। बिल्डिंग बाई लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, अच्छे एमिनेंट लोगों से बुला के स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए, इसमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। हमारे यहाँ सब ले दे के काम जो हो जाता है वो गलत है, इसके बारे में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए और बिल्डिंगों की सेफ्टी का पूरा होना चाहिए। उसके बाद अवेयरनेस आती है, उसके बाद भी हादसा हो सकता है, वो हादसा रोकने के लिए फिर अवेयरनेस आती है। उसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाएं, लोगों को चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको घर में रखनी चाहिए, क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए। बाकी हाई राइज बिल्डिंग में जब कुछ हो गया तो आप अंदर ट्रैप्ड हैं, ये एक नुकसान है, ये आप ट्रैप्ड हैं। तो इसलिए जैसे मैंने शुरू में भी कोई बिस्कुट, कोई खाने की चीज़ें, कोई बैटरी, कोई इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखिए। बाकी भूकंप कह के नहीं आता और भूकंप बड़ा विनाशकारी भी हो सकता है। और इस बात की शंका जताई जा रही है कि दिल्ली और एनसीआर इज़ अ वेरी ससेप्टिबल फॉर बिगर साइज अर्थक्वेक। प्रोफेसर आरपी टंडन जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सिस्मिक 5 जोन में आ रहा है ये पूरा नोएडा का एरिया, जो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है भूकंप को लेकर के। सर, अवेयरनेस ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, ये जो बेसमेंट होता है, अगर बेसमेंट में कुछ लोग भाग करके जा करके छुपते हैं, सोचते हैं कि हम बच गए, क्या बेसमेंट में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं साहब, बेसमेंट नहीं सेफ है, बिल्कुल सेफ नहीं। दूसरी बात यह है कि बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन भी जो है ना, वो बड़े हिसाब से होनी चाहिए। उसके जो नीचे फाउंडेशन वगैरह होती है, वो फाउंडेशन वगैरह भी बड़े स्पेशल किस्म की होती है। अब मुझे नहीं पता यहाँ BIS के नॉर्म किस तरह, बट इसके यू हैव टू ले मोर स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन ऑफ द बेसमेंट। बेसमेंट बड़ी खतरनाक चीज़ है, वक्त आने पे बड़ी हेल्प भी करती है, वक्त आने पे ये एक आपका माउस ट्रैप भी बन सकता है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स में जो है अलार्म नहीं होता है जब भूकंप आने पे बचता है। अलार्म नहीं है, आधी बिल्डिंग में चले जाइए, बेसमेंट में पानी आ रखा है। आपने देखी कई बिल्डिंगें पानी आ रखा है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मैं तो कहूँगा पहले गवर्नमेंट को जागरूक होना चाहिए इसके लिए, फिर गवर्नमेंट जो पब्लिक को जागरूक करे। प्रोफेसर आरपी टंडन पूरी तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं कि भूकंप की वजह क्या है आने की, कैसे हम लोग भूकंप आने से पहले अपने आप को तैयार कर सकते हैं और भूकंप आने के बाद वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको अपना करके हम अपनी जान को बचा सकते हैं। देखिए, एज ऑन टुडे मैं ये कहूँगा कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि भूकंप कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से कह रखा है। और 6 तक के जो भूकंप हैं वो इतने खतरनाक नहीं है, वो शायद हम लोग झेल लेंगे। और 6 के भूकंप जो हैं वो आते भी बहुत कम हैं, परंतु 6 से ऊपर जो आएगा
उसमें विनाश हो सकता है और बड़े ऊंचे दर्जे का विनाश हो सकता है। अभी तक गनीमत इस बात की है कि 6.6 जिसका जो केंद्र था वो हिंदू कुश था, यानी कि अफगानिस्तान। अगर ये हिंदुस्तान की तरफ होता तो एक बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि वहाँ आते आते वो डाइल्यूट हो जाते, वेव जो है ना वो डाइल्यूट हो जाती हैं। पर अगर इसका एपिसेंटर पास हुआ तो आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। पाकिस्तान में लोग मरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पास है, पाकिस्तान में लोग मरे हैं, वहाँ नुकसान भी हुआ है। हम चूँकि दूर थे इसलिए भगवान की दया से सब साफ है, परंतु आप देखिए इन बिल्डिंगों का रखरखाव भी ठीक होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं जगह जगह प्लास्टर, इनका रखरखाव भी नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रखरखाव देखिए, प्लास्टर बहुत जगह दिक्कत करती हैं। ये बिल्डिंग की जो यहाँ पे मेंटेनेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में अगर एक तेज रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो वो काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। प्रोफेसर आरपी टंडन जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लीजिए, अगर इतना बड़ा प्लास्टर ही गिर जाता है ऊपर से तो भूकंप से तो बाद में मरेंगे, पहले प्लास्टर से मर जाएंगे। तो रख रखाव भी बिल्डिंग का बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग के अपने काफ़ी बहुत नुकसान हैं भूकंप को लेकर, लेकिन इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग तमाम कदम हैं जिनको उठा करके सुरक्षित रह सकते हैं। और थोड़ा सा